चलिए बच्चों, तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हिंदी और अंग्रेजी के सवाल कर लिए थे। अब हम जो बच्चे आज परीक्षा देकर आए हैं उनके गणित के और विज्ञान के सवाल जो थे वो हल करेंगे। अभी आप सिर्फ अपने उत्तरों की जांच कर लीजिए, अभी हम हल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप अभी अपने उत्तर जांच कर लीजिए कि आप कितने जो है सवाल बिल्कुल सही करके आए हैं और कितने सवाल आपके गलत हुए हैं। सिर्फ आप अभी क्या करेंगे, सिर्फ अपने उत्तरों की जांच कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जो सवाल हैं उनके आप एक एक करके जांच कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलो, तो कहाँ से है गणित, कहाँ से शुरू हुई? गणित हुई है शुरू सवाल नंबर 31 से। तो सवाल नंबर 31 में आपका ऑप्शन आएगा बिल्कुल बेटा, क्या सही आएगा? सवाल नंबर 31 था, 5 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योगफल s है, इनमें सबसे पूर्णांक s से किस तरह संबंधित रहेगा। ठीक है, ये सवाल था भाई 31वां। तो इसका जो उत्तर आएगा बेटा, 31वें सवाल का जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, बताओ फटाफट। चलो, तो 31वें सवाल में आपका उत्तर आएगा ए। क्या आएगा? ए। s माइनस 10/5 क्या आएगा 31 में? 31 में आएगा s माइनस 10/5। ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 31वें सवाल में। ठीक है, 32वें सवाल की बात करें, प्रेम की आयु अपने बेटे अशोक की आयु की 3 गुनी है। तो इसके बाद सवाल का अभी उत्तर देख लो आप, सवाल आपने पढ़े हुए हैं, आप सिर्फ अभी उत्तर देख लो। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 साल जो है ये उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32वें में क्या आएगा बेटा? 32वें सवाल में आएगा आपका उत्तर 60 वर्ष। ठीक है, बात करते हैं 33वें सवाल की। जो सिक्कों वाला सवाल है 33वां, इसमें आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है 7। ठीक है, तो 5 के जो कितने सिक्के हैं बेटा? तो 5 के जो सिक्के हैं वो है 7। ठीक है, इसमें आपका बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करें 34वें सवाल की, तो जो बेटा 34वां सवाल है, 34वें सवाल में आपका सही उत्तर आएगा 14। 34वें सवाल में ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है, 14 आएगा 34वें सवाल का उत्तर। आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा फटाफट से। 34वें में आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी आएगा जो कि है 14। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं 35वें सवाल की। तो 35वें सवाल में आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा 4/3। 35वें सवाल में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4/3 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें 36वें सवाल की, तो 36 में क्या आएगा बेटा, बताइए। 36 में क्या करके आए हैं आप? 36 में आपका एक नहीं, ऑप्शन नंबर सी आएगा जो कि 2 है। 36 में क्या आएगा? 36वें सवाल में आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा जो कि 2 है। ठीक है, चलो 37वें सवाल की तरफ चलते हैं। 37वें में क्या आएगा आपका? 37वें सवाल में आपका उत्तर आएगा बेटा 22/7। क्या आएगा 37वें सवाल में? 37वें सवाल में आपका जो उत्तर आने वाला बेटा वो है क्या? 22/7। 37 में क्या आएगा बेटा? 37 में आएगा आपका उत्तर 22/7। ठीक है बेटा, चलिए तो 37 में आपने क्या किया, देखो 37 सवाल जो है ये है दो से धनात्मक संख्याओं का गुणनफल ये है, तो उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो इसमें आपका उत्तर आएगा क्या? 22/7 जो है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा 37वें सवाल के अंदर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है 38वां सवाल। चलिए भाई 38वां सवाल की तरफ चलते हैं। चलो भाई चलिए अगले पेज पे आते हैं। 38वां सवाल क्या है, यहाँ पर देखिए आपके सामने है 38वां सवाल, और यहाँ पर जो सवाल है वो है इस तरीके का, कुछ घाते वाली दी हुई है और इनका जब आपने मान निकाला होगा 38वें सवाल के अंदर, आपने जो इनका मान निकाला होगा बेटा, तो आपका क्या उत्तर आता है बताइए। आपने क्या इसमें उत्तर किया है बताइए फटाफट। चलिए तो आप अपना सही उत्तर जांच कर लीजिएगा। 38वां जो सवाल है इसमें आपका बिल्कुल सही उत्तर आने वाला है क्या बेटा? ऑप्शन नंबर बी जो है माइनस का 575, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। माइनस 575 जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 38 के अंदर। सवाल नंबर 38 में कितना हो जाएगा बेटा? माइनस के 575 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 की बात करें, 39 में आपका बेटा आएगा, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी 7/4 जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 39 में ऑप्शन नंबर बी जो है 7/4 ये आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, चलो बात करें 40वें सवाल की। 3 संख्याएं दी हुई है अनुपात में, उनके घनों का योगफल दिया हुआ है, इनको आप आराम से आपने कर ही लिया होगा। तो इस सवाल में जो है वो आपका उत्तर आने वाला है इस सवाल के अंदर जो 27 है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है 27 ये आपका बिल्कुल सही होगा सवाल नंबर 40 में। किसमें? सवाल नंबर 40 में जो है बेटा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? 27। बात करें 41वें सवाल की। बात करें 41वें सवाल की, तो 41 में आपका जो उत्तर आने वाला है बेटा, 41वें सवाल में आपका क्या उत्तर आएगा बताइए। यदि 32 की पावर 2x + 1 है बराबर 8 की घात जो है माइनस का x है और 4 की घात जो है वो -4 है, तो x का क्या मान होगा? तो x का मान जो है बेटा यहाँ पर आएगा -1। 41 में क्या आएगा? x का मान जो आएगा वो आएगा 41 में -1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक। 41 में क्या होगा बेटा? माइनस का 1 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख लो एक बार 38 में बी है, 39 में भी बी वाला है, 40 में भी बी है और 41 में भी जो है वो आपका बी जो है वो आपको बिल्कुल सही उत्तर हो गया होगा। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। चलो 42 में क्या करके आए आप?
ये जो 42 सवाल है इसमें आपने क्या उत्तर लगाया, तो 42 में जो उत्तर आएगा आपका आएगा 5/4। 42 में क्या उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 सवाल में इसका जो मान निकलेगा बेटा वो निकलेगा 5⁴ जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर। तो बताइए कि आप ये सभी करके आए हैं। अगर ये सभी करके आए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। अगर 42 में आप लगा के आए हैं 5⁴ तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 के अंदर जो है 5⁴ आएगा। ठीक है भाई। बात करें क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं एक बार के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है बेटा ये कुछ इस तरीके से वर्गमूल के अंदर संख्याएं दी हुई है। तो इसमें आपने क्या किया, 43 में जो आएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 9, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में 9 जो है डी ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 44 बताओ, क्वेश्चन नंबर 44 है 2⁵x प्लस 2⁵x माइनस 1 बटे 2⁵x प्लस 1 माइनस 2⁵x जो है ये क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें आपका उत्तर आएगा बेटा 3/2। कितना आएगा बेटा, इसमें आएगा 44 में आपका उत्तर 3/2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, जो 3/2 है बेटा वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो 45 में चलते हैं। 45 में बात करते हैं। चलिए भाई, तो 45 में क्या आएगा, 45 में आएगा आपका 216। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा 45 में। चलो ठीक है, तो 43 में डी आएगा, 44 में बी वाला ऑप्शन आएगा 3/2 और 45 में आएगा सी 216। बात करें 46 की तरफ चलते हैं। चलो भाई बात करें 45 में क्या आया, 45 में आएगा सी। ठीक है, 45 में क्या आएगा, 45 में आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 216 और 46 में आएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी 52। 46 में कितना आएगा, 46 में आपका उत्तर आएगा 52। ठीक है, चलो आगे चलें। अब आगे चलें, 45 और 46 हो गए, चलें 47 की तरफ। चलो प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए एक बार। प्रश्न नंबर 47 में एल और एम कुछ दिए हुए थे, व्युत्क्रमणानुपात दिए हुए थे यानी कि रेसिप्रोकल्स दिए हुए थे, और एल 10 है तो आपको एम 6 है। इनमें से क्या सही है क्या गलत है आपको बताना है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, तो इनका कौन सा युग्म सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 47, तो इसमें आएगा कौन सही नहीं है, तो यहाँ पर आपने विकल्प नंबर सी लगाया है 45 और 1.3। 45 और 1.3 अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर सी तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 में ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 48 की बात करें कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का लाभ जोड़ा जाए कि जिससे ग्राहक को जो है 5% की छूट देकर भी 33% का लाभ मिले। तो इसके अंदर जो आपने उत्तर किया होगा ऑप्शन नंबर ए अगर किया है आपने 40, ऑप्शन नंबर ए अगर 40 आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बात, चलो अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि सवाल नंबर जो 49 है इसकी तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 49 में आपको दर निकालनी है और इसका दर का जो उत्तर आएगा बेटा वो आएगा 6%। कितना आएगा इसका उत्तर आएगा बिल्कुल 6% इसका जो है उत्तर आएगा। कितना आएगा इसका उत्तर 6% अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलें क्या। चलो सवाल नंबर 50 की बात करते हैं। सवाल नंबर 50 पे हम चलते हैं और सवाल नंबर 50 क्या है बेटा, सवाल नंबर 50 है एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों के लिए रखी जाती है। चक्रवर्ती ब्याज का सवाल आया था। सवाल नंबर 50 जो है बेटा किसका, चक्रवर्ती ब्याज का सवाल आया था, जिसमें आपको निवेशित धनराशि यानी कि मूलधन जो है वो ज्ञात करना था। इसमें क्या आपको मूलधन जो है वो ज्ञात करना था, तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8000 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 में क्या आएगा बेटा 8000 जो है वो आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 50 के अंदर। ठीक है भाई, चलो 51 में बात करते हैं। तो 51 में भाग वाला सवाल था। इस एक बीजगणित का समीकरण था, उसमें इस समीकरण से भाग देना था। ठीक है, तो आप भाग देने पर कह रहे हैं कि इसमें क्या प्राप्त शेषफल होगा। 51 में क्वेश्चन में आपसे प्राप्त शेषफल पूछा है, जो कि आपने अगर ऑप्शन नंबर ए यानी कि -6 किया है तो आपका बिल्कुल सही आपने किया है। ठीक है, इन बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। 51 में ए आएगा, -6 जो है वो आपके सामने बिल्कुल सही उत्तर रहेगा बेटा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये सवाल रहेंगे। चले आगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ अपने आंसर्स चेक कर लीजिए, सॉल्यूशन बाद में आपको करा देंगे। अभी आप 51 में ए जो है वो टिक कर लीजिए -6। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 52। चलो भाई सवाल नंबर 52 की बात कर लेते हैं एक बार। सवाल नंबर 52, इसमें आपको x बराबर जो दिया है x + 1/x = 5 दिया है, तो आपको इसका जो है मान बताना है भाई। इसका आपको मान बताना है, तो मान क्या आएगा। सवाल नंबर 52, सवाल नंबर 52 में क्या आंसर आएगा भाई। सवाल नंबर 52 बताओ क्या आंसर आया। सवाल नंबर 52 में आएगा 1/5। कितना आएगा भाई, सवाल नंबर 52 जो है उसमें आपका उत्तर आएगा बेटा कितना, 1/5 जो है वो आपको बिल्कुल सही आएगा। बी ऑप्शन अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, बात करें 53वें सवाल की।
53 में आपका आंसर आएगा बेटा कितना, 53 में आपका आंसर आएगा क्या, 0। सबका फेवरेट 0 जो है ये आपका 53 का सही उत्तर है। 53 में आपका कितना आंसर आएगा, 53 में आंसर आएगा ए। ठीक है, इनका हल कराएंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अभी आप सिर्फ और सिर्फ आंसर टिक कर लीजिए। आप अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए कि क्या आपने जो किए हैं वो सही है, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। बहुत जल्द आपकी कट ऑफ की वीडियो हम बना देंगे। आपके जो आपके मार्क्स आएंगे कमेंट में, उसके आधार पर ही हम कट ऑफ की वीडियो जारी करेंगे। तो आप जल्दी से अपने जो मार्क्स आ रहे हैं आपने एक बार जोड़ने के बाद बताइए कितने आपके सही हो रहे हैं, तो उसके आधार पर हम जो है आपको कट ऑफ की वीडियो दे देंगे। ठीक है भाई, चलिए तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। चलो 54 में बात करते हैं, निम्न समीकरण में x का क्या मान होगा। 54 की बात करते हैं, निम्न समीकरण में x का जो है वो मान क्या होगा। तो 54 में जो आपका आंसर आएगा बेटा वो आएगा a। 54 में क्या आंसर आएगा आपका, 54 में आंसर आएगा x जो है वो 1 आएगा। यहाँ पर x का क्या मान आएगा, यहाँ पर x का मान 1 आएगा। ठीक है भाई, 54 में क्या आंसर आएगा बेटा, 54 में आएगा x बराबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 55वां सवाल। चलो भाई 55वां सवाल चलते हैं, क्या है 55 में, 55वें सवाल में है भाई कि यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाए, ठीक है, 1/2 घटाया जाए और फिर अंतर को 8 से गुणा किया जाए तो 12 जो है वो प्राप्त होता है। तो बताओ वो संख्या क्या है। तो 55 में आपका जो उत्तर आएगा बेटा, 55 में आपका उत्तर आएगा ए। 55 में क्या उत्तर आएगा बेटा, 55 में जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 2। ए जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 में ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक आप देख लीजिए। ठीक है भाई, 55 में क्या आएगा, 55 में आएगा बेटा ए। ठीक है ना बेटा, चलो भाई, तो 55 में आपने ए कर लिया होगा, है ना। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 56 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 56 को पढ़िए आप। यदि 5x/3, क्या है सवाल नंबर 56, यदि 5x/3, ठीक है, यदि 5x/3 बराबर -4 है तो -4 बराबर 2x - 5 है, तो इसका क्या मान होगा, 2x - 7, इसका मान क्या होगा। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा -13/19। क्या आएगा, -13/19 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, माइनस का, ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 56 में बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, -13/19 जो है आपका बिल्कुल। ठीक है, तो बेटा 56 में आपका उत्तर आ जाएगा क्या, 56 में आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 57। चलिए भाई, सवाल नंबर 57 है, आयत की आसन्न भुजाएं दी हुई है, इनका अनुपात है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका जो परिमाप है वो आपसे पूछा है। सवाल नंबर 57 में इनका जो है वो आपसे परिमाप पूछा है बेटा। तो इसका जो आंसर आपने किया होगा वो किया है डी। इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो कितना होगा, डी, जो 48 सेंटीमीटर जो बच्चे ने किया हुआ है वो बिल्कुल सही है। 57 में क्या आएगा बेटा, डी जो है वो आ जाएगा। 58 की बात करें, 58 में आएगा बी, ए, जो एंगल ए है वो बी के बराबर आएगा। 58 में ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बात करते हैं 59 सवाल की, 59 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 जो है उसमें आपने एंगल बी डी सी का मान पूछा हुआ है। एंगल बी डी और सी, इस एंगल का आपसे मान पूछा गया है। तो इस एंगल का जो मान आएगा वो आएगा कितना, 45 नहीं, इसका मान आएगा कितना, 35 डिग्री। कितना आएगा बेटा, इसका मान जो आएगा वो आएगा 35 डिग्री। ठीक है भाई, इसका मान क्या आएगा, 35 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर बी 59 में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 59 में बी आ जाएगा। बात करें 60 की, तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है इस तरीके से दिया गया है, 44 और 18 सेमी आयत के पेपर के आयताकार सीट की लंबाई को साथ मोड़कर एक बेलन बनाया, तो इस बेलन का आयतन क्या होगा। तो इसका जब आपने आयतन ज्ञात किया होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में अगर आपने आयतन निकाला होगा तो वो कितना आएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 60 में अगर आपने आयतन ज्ञात किया होगा तो आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो 2772 घन सेमी जो है इसका क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 60 क्वेश्चन। आपके गणित के आए थे कितने, 35 क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, अभी सिर्फ 30 क्वेश्चन हुए, 35 क्वेश्चन आए थे ना। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो लकड़ी के एक बीम की लंबाई 5 मीटर, लकड़ी की एक बीम है उसकी लंबाई 5 मीटर है और मोटाई जो है 36 सेंटीमीटर है। यह 1.535 घन मीटर लकड़ी से बनी है, इस बीम की चौड़ाई क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो था वहां पर बीम की आपसे चौड़ाई पूछी गई थी। तो इसमें जो है 75 सेंटीमीटर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, 75 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। एक स्कूल के आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो इसका परिमाप आपसे पूछा है। तो परिमाप जो आपने 62 वाले में ज्ञात किया होगा तो इसका परिमाप निश्चित रूप से 800 मीटर ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 62 में भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर रहेगा। 63 की बात करें, 63 में भी 1:2 आएगा इसका क्षेत्रफल
क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। दोनों के जो क्या पहले वर्ग के विकर्ण में बनाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये 1:2 होगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा, 1:2 जो है वो होने वाला है। 63 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो 64 की बात करते हैं बेटा। 64 में क्या आएगा, चलो 64 की बात करते हैं बेटा। 64 में, हाँ 64 में भी बच्चे ने बिल्कुल सही किया हुआ है। 64 का जो आपका उत्तर निकलेगा वो बिल्कुल सही जो है वो इन्होंने किया है, ठीक। 64 में आएगा आपका उत्तर 72 डिग्री जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। और बात करें 65 की कि मूवमेंट में से एक शब्द चुना जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि प्रायिकता क्या होगी। तो आपने जब इसकी प्रायिकता ज्ञात की होगी तो आपकी प्रायिकता 1/8 नहीं, प्रायिकता आएगी कितनी, 1/4, ठीक है। इनमें से कोई भी एक शब्द आप यादृच्छिक रूप से लेंगे तो इसके m होने की जो प्रायिकता है, तो m कितनी बार इसके अंदर देखो, m जो है इसमें 1 और 2 बार है। m कितनी बार बेटा, m जो है 1 और 2 बार m है, तो 2 बार m आया है। कुल शब्द कितने बेटा, कुल शब्द है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल शब्द है इसमें 8। तो 2/8 को जब आप काटोगे तो बेटा उत्तर आएगा 1/4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 1/4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से गणित के आपके सामने कुल जो थे वो प्रश्न आगे होंगे। गणित में कुल 65 सवाल आए थे। उम्मीद है आप अपने सवालों को जांच कर लीजिएगा। ये एक प्रोबेबिलिटी का सवाल था। यहाँ पर जो नीचे है पाई चार्ट के सवाल भी आए थे, पाई चार्ट में किस तरीके से कोण बनेंगे ये सारे सवाल आपके सामने थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रफल, एरिया ऐसे सवाल आए थे। आपके पास मेंस्ट्रुएशन के सवाल भी आपके सामने थे, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं साइंस। चलिए साइंस के सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 65 तक आपके जो सवाल थे वो थे गणित के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 यानी कि 66 से, जो कि साइंस के सवाल थे। यहाँ पर सिर्फ आप उत्तरों को फटाफट टिक कर लीजिए। 66 में क्या उत्तर था बेटा, 66 में आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपके सामने सी ऑप्शन, मिट्टी को समतल बनाने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 में ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी को समतल बनाने में जो है वो सहायक होती है कृषि पद्धति, है ना, ठीक है। बात करें 67वें क्वेश्चन की, तो 67 दो फसलों में उस समूह को चुनिए, दो फसलों के उस समूह को चुनिए जिन्हें भूमि में पोषक तत्वों की पुनरुक्ति के लिए एक के बाद दूसरे को खेत में उगाया जाता है, ठीक है। तो बेटा ये फलियां वाली जो सवाल होते हैं ना, ठीक है, बात करें इसमें जो फलियां वाली होती है, फलियां और गेहूं, ठीक है। तो गेहूं से पहले फलियां लगाई जाती है ताकि वहां पर जो है पोषक तत्व जो है वो पुनः पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 में जो है फलियां और गेहूं, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बात। तो 66 में देख लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी जो है, इधर भी देख लीजिए इंग्लिश में, हेल्प इन द लेवलिंग द सोइल, और यहाँ पर जो है ल्यूगोमेनस एंड वीट, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई बात करते हैं सवाल नंबर 68 की, ठीक है। 68 में क्या पूछा गया आपसे, किसी फसल को बुआई करने से पहले खरपतवार हटाने की कृषि पद्धति को क्या कहते हैं भाई, ठीक है। तो कृषि पद्धति को क्या कहते हैं, जहां पर आपके खरपतवार जो है वो हटाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं भाई। जो खेती की जाती है उससे पहले जुताई की जाती है, खेत की क्या की जाती है, खेत की जुताई की जाती है ताकि जो खरपतवार है वो हट जाए, ठीक है। तो उससे पहले क्या की जाती है, जुताई की जाती है, ठीक है बात। चलिए ये थे साइंस के क्वेश्चन 68वां। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 69 क्या था, यहाँ पर देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 69 था भाई, कॉलम 1 और 2 को सही मिलान करना है भाई। कॉलम 1 और 2 में कौन सही है वो आपको बताना है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आपका सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, नीले और हरे शैवाल जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है वो सहायता करते हैं, ठीक है, ये सही मिलान है इसमें, ठीक है भाई। नीले और हरे शैवाल जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें 70वें सवाल की, लुईस पाश्चर जो थे उनके द्वारा सूक्ष्म जीवों के व्यावसायिक उपयोग के लिए कोई 2 खोजें की गई थी, वो बताइए। तो कौन सी 2 खोजें की गई थी बताइए, सवाल नंबर 70 में। सवाल नंबर 70 में आएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या किया गया था, उनके द्वारा किण्वन और पौष्टिकरण यानी कि फर्गमेंटेशन और पॉस्चराइजेशन जो है उनके द्वारा की गई थी, लुईस पाश्चर के द्वारा, ठीक है। तो लुईस पाश्चर ने जो है किण्वन और पौष्टिकरण जो था इसके लिए 2 खोज की थी। किसके लिए की थी, इन्होंने सूक्ष्म जीवों के व्यावसायिक उपयोग के लिए, ठीक है। यह है 70वें नंबर के सवाल का आपका उत्तर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। प्रश्न नंबर 71 देखिए यहाँ पे बेटा, प्रश्न नंबर 71 जो है आपके सामने है। देखिए एक बार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो कॉलम है, इनमें से 2 कॉलम दिए गए हैं। तो आपको एक तरफ रोग है और एक तरफ इनको फैलाने वाले जो जीव हैं वो है। तो आपको इनको जो है मिलान करना है। क्या करना है, इनको आपको 71वें सवाल में क्या करना है बेटा, मिलान करना है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन में जो थे वो बिल्कुल सही मिलान हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो आपका बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर गेहूं और जो रस्ट है,
गेहूं और जो रस्ट है बेटा वो यहाँ पर कवक फैलाते हैं, ठीक है। गेहूं का जो रस्ट करते हैं वो करते हैं अपने कवक। और जो यहाँ पर बात करें सेकंड में, तो टाइफाइड होता है एक जीवाणु रहित बीमारी है, ठीक है, बैक्टीरिया से होता है आपको टाइफाइड। और बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पर पोलियो जो है बेटा, पोलियो एक वायरल बीमारी है, ठीक है। पोलियो जो है एक वायरस से होने वाला रोग है, और मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ वाला रोग है, ठीक है। जो मलेरिया बीमारी फैलती है वो प्रोटोजोआ फैलती है, ठीक है। जो प्रोटोजोआ होता है आपने सुना होगा कि मादा एनाफ्लूज मच्छर के ऊपर जो है ये प्रोटोजोआ रहता है, ठीक है। तो मादा एनाफ्लूज मच्छर के काटने से हमें क्या मलेरिया होता है, समझ में आएगी बात। तो मलेरिया मच्छर के काटने से नहीं, मलेरिया मच्छर के ऊपर रहने वाले प्रोटोजोआ से है, ठीक है, समझ में आएगी बात। चलो बात करते हैं सवाल नंबर 72 की। सवाल नंबर 72 क्या था आपके सामने, यहां पर सल्वों यानी कि मोठ और अन्य कीटों को भगाने के लिए, मोठ आ जाते हैं तो उनको भगाने के लिए आप नेफ्थलीन की गोलियां कहां से प्राप्त करते हैं। जो इनको भगाने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां प्रयोग करते हैं भाई, वो कहां से प्राप्त की जाती है, तो वो की जाती है कोलतार से, ठीक है। तो जो मोठ आ जाते हैं या अन्य जो कीट आ जाते हैं, कॉकरोच वगैरह की बात करें, उनको भगाने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां रखी जाती है। तो वो कहां से रखी जाती है, तो वो आते हैं कोलतार से। कहां से निकालते हैं उनको, कोलतार से उनको निकाला जाता है, ठीक है भाई, कोलतार से प्राप्त की जाती है वो। चलिए बात करते हैं 73 सवाल की। 73वां सवाल क्या था, चलो भाई 73वां सवाल वापस उसी तरीके का है, मिलान करना है। कॉलम 1 में पेट्रोलियम के कुछ संगठक दिए हुए हैं, कॉलम 1 जो है उसमें पेट्रोलियम के जो है वो कुछ संगठक आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। और वहां पर उनको मिलान करना है भाई, ये क्या है। चलिए तो मिलान आपने किया होगा जब 73 सवाल के अंदर 73वें सवाल में, तो इसमें आपने बिल्कुल सही उत्तर था इसका सी ऑप्शन। क्या था इसका बिल्कुल सही उत्तर था सी ऑप्शन। यानी कि एक तरफ आपको पेट्रोलियम के कुछ संगठक दिए गए हैं और उनके उपयोग दिए गए हैं। तो आपने देखा कि जो पैराफिन मोम है, पैराफिन मोम जो है बेटा वो वेस्लिन बनाने के लिए यूज की जाती है। जो वेस्लिन है उसको बनाने के लिए पैराफिन मोम को यूज किया जाता है। और वहीं पर बात करें बिटुमिनस की, तो बिटुमिनस जो है वो पेंटिंग करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। बिटुमिनस को पेंट के अंदर यूज करते हैं। डीजल जो है वो आपने देखा ही होगा, भारी मोटर वाहनों का ईंधन कौन है, वो डीजल होता है। और पेट्रोल जो है बेटा वो आप निर्जलीकरण यानी कि धुलाई यानी कि ड्राई क्लीन अगर की जाती है कपड़ों की, तो वो की जाती है पेट्रोल से, ठीक है। किससे की जाती है, पेट्रोल से वो की जाती है। चलिए सवाल नंबर 74 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन का उष्मीय मान जो है, उष्मा जो मान है वो सर्वाधिक है। कौन सा ईंधन है जिसका उष्मीय मान जो है वो सर्वाधिक होता है, तो वो देखो यहां पर वैसे तो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है बायोगैस का। सबसे ज्यादा किसका होता है, बायोगैस का होता है। उसके बाद जो होता है एलपीजी का होता है। सबसे ज्यादा तो किसका होता है, बायोगैस का, फिर होता है एलपीजी का। लेकिन एलपीजी ये दोनों यहाँ पर विकल्प में नहीं है, तो एलपीजी के बाद होता है बेटा किसका, एलपीजी के बाद होता है अपने सीएनजी का, ठीक है। तो ये जो दिए गए हैं इनमें सबसे ज्यादा सीएनजी का है, फिर पेट्रोल का है, फिर डीजल का है, और सबसे कम होता है लकड़ी जलाने पर, ठीक है। तो उसमें मान जो है उसकी एक टेबल होती है, सबसे ज्यादा होता है बायोगैस का, उसके बाद होता है एलपीजी का, उसके बाद होता है सीएनजी का, ठीक है बात। चलिए ये था सवाल नंबर 74। बात करते हैं सवाल नंबर 75 की। चलो तो सवाल नंबर 75 है, ये आपके सामने है कि जो वनोन्मूलन है उसका क्या परिणाम होगा, बताइए। अगर आप जंगल काट देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। जंगल को काट देने पर क्या परिणाम होगा, वर्षा और मृदा की उर्वरता में क्या वृद्धि होगी, भौम जल स्तर में वृद्धि होगी। ये तो ऐसा देखो वृद्धि तो होगा ही नहीं, अगर आप जंगल काटोगे तो किसी चीज की वृद्धि हो ही नहीं सकती, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होगी, हाँ ऐसा होगा कि वायुमंडल में प्रदूषण के स्तर में कमी होगी, नहीं भाई। वनोन्मूलन यानी कि जंगल काटने का मतलब है, वनोन्मूलन का क्या मतलब होता है, जंगल को काट रहे हो आप, जंगलों को काट रहे हो, तो क्या वायुमंडल में प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं होगी भाई, कमी नहीं होगी, क्या होगी यहाँ पर वृद्धि होगी, क्या होगी वृद्धि होगी। हाँ ये वाला बात सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि CO2 जो है इसकी वृद्धि हो जाएगी वायुमंडल के अंदर। तो आपका 75 में जो सही उत्तर होगा बेटा वो होगा सी ऑप्शन। 75 में क्या आएगा आपका, 75 में बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा बेटा सी वाला, ठीक है बात। चलिए भाई बात करते हैं 76वें सवाल की तरफ। 76वें सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगले पेज में है आपका सवाल नंबर 76, जो कि वापस यहाँ पर कॉलम जो है मैच करने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सही मिलान वाला सवाल फिर से है। सही मिलान वाले सवाल आपको बहुत ज्यादा पूछे गए हैं विज्ञान के अंदर, देखिए 3-4 सवाल आए हैं सही मिलान वाले। तो यहाँ पर देखिए आप जो 76 है उसमें कॉलम 1 और 2 का मिलान करना है और उनका बताना है कौन सा इनमें सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो आप जो 76 है उसमें देखिए, 76 में आप देखेंगे तो ये जो बी ऑप्शन में प्राणी जात है, एक किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे हैं, ये नहीं है बिल्कुल सही, मतलब ये सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी सब सही सुमेलित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं पूछा, सही नहीं है वही पूछा है, ठीक है भाई। सही नहीं पूछा, कौन सा गलत है वो बात पूछी गई है। चलिए बात करते हैं 77वें नंबर के सवाल की, ठीक है। तो 76 में आपका आंसर जो है वो बी आएगा, ठीक है। 76 में क्या आएगा बेटा, 76 में जो आपका आंसर है बेटा वो बी आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही है।
बात करते हैं 77 की। देश में बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक परियोजना लागू की जिसे बाघ परियोजना कहा जाता है। ये किस में लागू की गई थी? ठीक है, तो ये जो बाघ परियोजना है जो कि बाघों के संरक्षण के लिए प्रयोग की गई थी, ये थी मेरा बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक है, कहाँ की गई थी? ये बोरी वन्य जंतु अभ्यारण्य जो था, वन्य जीव अभ्यारण्य, वहां पर इसको लागू किया गया था। 77 में जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो सही आंसर होने वाला है। ठीक है, 77 में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 78 सवाल की। देखो फिर से कॉलम वाला सवाल है ना, फिर से यहाँ पर कॉलम जो है उसका सवाल है, आपको यहाँ पर कॉलम जो है मिलान करने हैं। चलिए पढ़ो सवाल नंबर 78 को। कॉलम एक में तो एक में दिए गए मादा जनन के तंत्र अंकों का मिलान और उनका जो कार्य है उधर दिए गए, इधर तो अंग दिए गए हैं और इधर जो है इनके कार्य दिए गए हैं। तो 78 में आपका जो बिल्कुल सही उत्तर होता वो था ऑप्शन नंबर डी। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही किया है कि जो पहला है अंडा से। अंडा से का क्या काम है भाई? अंडा से का काम है मादा युग्म का निर्माण करना। ठीक है, बात करें फेलोनियल नालिका, तो फेलोनियल जो ट्यूब होती है, फेलोपियन जो ट्यूब होती है बेटा वो करती है आपके डिंब का जो मोचन करती है, यानी कि विकसित अंडाणु करती है, मैच्योर एग जो है उसका रिलीजन करती है। ठीक है, बात करें गर्भाशय, तो शिशु का जो विकास होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है, यानी कि थर्ड में जो है वो ए आएगा। इस तरीके से सवाल था। बात करते हैं 79 यानी कि 79 सवाल जो है हाइड्रा और ईस्ट विधियां समान है इनकी भाई, जनन विधियां जो है ना वो समान है। अलैंगिक जनन करते हैं, कौन सा करते हैं? अलैंगिक जनन जो है ये करते हैं हाइड्रा और ईस्ट। और अलैंगिक जनन में भी कौन सा वाला करते हैं भाई? ये करते हैं क्या? हाइड्रा और ईस्ट जो है ये क्या करते हैं भाई? द्विखंडन नहीं करते भाई। हाइड्रा करते हैं क्या? मुकुलन। क्या करते हैं? हाइड्रा और ईस्ट जो है वो क्या करते हैं? मुकुलन। ठीक है, तो ये करते हैं भाई मुकुलन। क्या करते हैं? मुकुलन होता है इनमें बडिंग होती है भाई। हाइड्रा और ईस्ट में क्या होती है? बडिंग होती है। इस ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बात, चलिए आगे चलते हैं। बाह्य निषेचन की बात करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है भाई? तो बाह्य निषेचन जो होता है, देखो सबसे अच्छा उदाहरण होता है बाह्य निषेचन का कौन? सबसे अच्छा उदाहरण होता है बाह्य निषेचन का कौन? मेंढक। इसी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। जब भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात की जाएगी तो आपको फ्रोग के बारे में पढ़ाया जाएगा, यानी कि बाह्य निषेचन का सबसे अच्छा उदाहरण जो आपने देखा भी है, ठीक है, वो है आपका मेंढक। क्या होता है? तो 80 में जो सही उत्तर होगा वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई, बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आगे चलें, सवाल नंबर 81 की तरफ चल रहे हैं अब। ठीक है, सवाल नंबर किस पे चल रहे हैं? 81। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति में शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का जो उत्पादन होता है? देखो शुगर का जो यहाँ पर कंट्रोल करते हैं लेवल, शुगर लेवल जो कंट्रोल करती है, एग्जैक्टली शुगर लेवल जो कंट्रोल करती है वो आपकी थायराइड ग्लैंड करती है। कौन सी करती है भाई? कौन सा है? निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति को, अच्छा शुगर की बात कर रहे हैं, तो शुगर में जो है वो कंट्रोल करने के लिए आपका कौन सा हार्मोन होता है? तो शुगर को कंट्रोल करता है बेटा अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी पेनक्रियाज करती है? ठीक है, तो शुगर लेवल जो कंट्रोल करती है, थायराइड नहीं करती। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो आयोडीन वाला होता है ना, थायरोक्सिन किसी को होता है ना, यहाँ पर थायराइड की बीमारी हो जाती है, गोइटर रोग होता है। ठीक है, तो वो आयोडीन से रिलेटेड है। ठीक है, तो डायबिटीज जो होती है बेटा वो अग्नाशय ग्लैंड जो है वो उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड की बात करें तो 81 में आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। 81 में क्या आएगा आपका? बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पेनक्रियाटिक ग्लैंड, पेनक्रियाज जैसा काम करता है। ठीक है, थायराइड जो करता है वो आयोडीन की कमी से आपको थायराइड जो थायराइड होता है गोइटर रोग, ठीक है, घेंगा रोग जिसको कहते हैं वो होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे चले। चलो पीयूष ग्रंथि क्या होती है? पीयूष ग्रंथि होती है मास्टर ग्लैंड, है ना, मास्टर ग्लैंड कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। चलिए भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, किशोर अवस्था में कौन सा परिवर्तन नहीं होता? तो यहाँ पर किशोर अवस्था के कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो नहीं होता? क्या देखो, किशोर अवस्था आते अचानक लंबाई में वृद्धि होती है, या फिर लेरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र में वृद्धि होती है, गौण लैंगिक लक्षणों में विकास होता है, और त्वचा का रंग जो है वो बदलता है। तो इनमें से कौन सा जो विकास है वो नहीं होता है? बताइए 82 में से बताइए कौन सा नहीं होता है। देखो भाई, अचानक लंबाई में वृद्धि होती है, जो कोई बच्चा किशोर बनता है तो उसकी लंबाई में आप अचानक वृद्धि देखेंगे। ठीक है, घर वाले बोलते हैं कि जल्दी बड़ा हो गया। और यहाँ पर लेरिंग्स, लेरिंग्स जो है उसका मतलब होता है कि स्वर यंत्र, जैसे ही बच्चा किशोर होता है तो उसकी आवाज़ जो है थोड़ा भारीपन आ जाता है उसकी आवाज़ में, उसका लेरिंग्स जो है स्वर यंत्र जो है थोड़ा मोटी आवाज़ निकालने लग जाता है। ठीक है, तो ये सा भी होता है। और गौण लैंगिक ये भी होता है भाई, उसमें नए नए जो लक्षण है वो आने लग जाते हैं। तो त्वचा का रंग जो है बेटा ये नहीं बदलता कभी भी। क्या नहीं बदलता है? त्वचा का रंग कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किशोर होते ही कि त्वचा का रंग बदल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलो अगली बात करते हैं सवाल नंबर 83 की। जल में किस तत्व के अनुपस्थित होने पर टेडपोल वयस्क मेंढक नहीं बन सकता? तो किसी की कमी, देखो मेंढक जो होता है शुरुआत में क्या होता है? टेडपोल होता है। सवाल नंबर 83 है ये,
तो मेंढक जो होता है शुरू में क्या होता है, टेडपोल होता है। तो टेडपोल जो मेंढक नहीं बन पाएगा बेटा, अगर जल में किसकी आयोडीन की कमी रहेगी तो कभी भी टेडपोल जो है वो मेंढक नहीं बन पाएगा, टेडपोल का टेडपोल रह जाएगा। ठीक है भाई, चलो बात करें 84 में, केवल संपर्क बालों वाला विकल्प है। देखो केवल संपर्क बलों वाला, बालों नहीं बलों वाला विकल्प है। तो संपर्क बल यानी कि वो बल होते हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से लगते हैं। देखो कॉन्टेक्टिंग फोर्स है ये, कॉन्टेक्टिंग फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से लगते हैं। ठीक है, तो घर्षण बल और पेशीय बल की बात कर रहे हैं, स्थिर विद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे हैं, गुरुत्वीय बल और पेशीय बल की बात कर रहे हैं, और चुंबकीय बल वो स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, स्थिर वैद्युतिक बल। ठीक है, तो इनमें से क्या आएगा बताओ। 84 में क्या लगाया आपने, तो 84 में देखा होगा आपने कौन सा बल जो है वो एक दूसरे के साथ आने से लगता है। तो घर्षण बल जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल जो होता है वो किसी का, आपको जब घर्षण होगा तो यानी कि दो जो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आएंगी। वहीं पर पेशीय बल जो है यानी कि आप किसी चीज को उठाने में जो जोर लगाएंगे वो आप तभी लगा सकते हैं जब आप उस वस्तु को पकड़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्टेक्टिंग फोर्स है, दोनों कॉन्टेक्ट होकर होते हैं दोनों। देखो यहाँ पर जो है ये जो बिजली का झटका लगता है भैया, तो ये जरूरी नहीं कि आप उसको पकड़ो। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके लिए जरूरी नहीं कि आप उसको कॉन्टेक्ट में लेके आए। ठीक है, चलो तो 84 में क्या आ जाएगा आपका आंसर, 84 में आ जाएगा आपका आंसर ए। ठीक है, गुरुत्वीय बल आप जानते हैं दूर से भी लगता है और चुंबकीय बल भी दूर से लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी दूर से लग जाता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। चलो 85 में क्या लगाया आपने बताइए, तो इसका आंसर ए होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा ए, घर्षण बल और पेशीय बल। ठीक है, ये लगेगा कॉन्टेक्ट फोर्स। चलिए यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड मस्कुलर, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड मस्कुलर फोर्स जो है वो कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो यहाँ पर एक आपको सवाल दिया गया, आपने इसको पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पर यहाँ बताना है कि कौन सा जो बल लगेगा और किस तरीके से दाब लगेगा। ये सवाल था सवाल नंबर 85। तो सवाल नंबर 85 का जो आंसर बेटा वो है विकल्प नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन जो है, समान बल और विभिन्न दाब जो है, प्रेशर अलग रहेगा और जो बल है वो समान रहेगा। ऑप्शन नंबर 85 सवाल नंबर 85 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो इसको टिक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 86 की तरफ। चलो भाई सवाल नंबर 86, यहाँ पर भारी बोझ उठाने वाले कुली की बात कर रहे हैं। भारी बोझ, ये उदाहरण आपने किताब में फोटो भी देखा होगा इसका, कि भारी बोझ उठाने वाले जो कुली है वो सदैव अपने पास एक लंबा सूती कपड़े का टुकड़ा रखते हैं और बोझ अपने सिर पर रखने से पहले उस कपड़े को क्या करें, गोल चक्री के रूप में लपेट कर अपने सिर की तरफ रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं भाई, वो ऐसा क्यों करते हैं बताओ। तो ताकि क्यों करते हैं, ताकि उनको भार जो है वो कम लगे। क्या लगे उनको भार जो है बेटा वो कम लगे, लेकिन उसके संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। वो उसको बड़ा ऐसे रख के क्या करते हैं, उसके संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब जो है वो कम होता है। आपने देखा होगा क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब जो है वो कम होता है, दाब का मान कम होता है। विथ इंक्रीज इन एरिया द प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है, तो प्रेशर कम करने के लिए जो दाब कम करने के लिए वो अपने संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें 87 की, इनमें से कौन सा 86 में क्या आएगा बेटा, 86 में आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 87 की बात करो। चलो 87 में क्या आएगा बताइए, 87 में क्या आएगा बताइए। 87 में आएगा, देखो कौन सा कथन सही है, घर्षण बल वस्तु के आकार और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि द्रव की प्रकृति पर बिल्कुल निर्भर करता है घर्षण बल। हमने देखा है कि ऑयल वगैरह में घर्षण बल जो है वो कम लगता है, इसलिए हम जो लुब्रिकेंट जो होते हैं वो यूज करते हैं ऑयल वगैरह को। ठीक है, पानी की बात करें तो पानी में घर्षण थोड़ा ज्यादा होता है, तो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सही जो है वो टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे चलते हैं सवाल नंबर 87 की तरफ। 87 हो गया, 87 में ए लगेगा। बात करते हैं सवाल नंबर 88 की। ठीक है भाई, सवाल नंबर 88 की बात कर लेते हैं। चलो भाई, मानव कान के लिए जो श्रव्य आवृत्ति है, यानी कि जो ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। कितनी होती है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज जो है वो अपनी कोई आदमी जो है इस आवाज को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम भी नहीं सुन पाएंगे और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर किसी की फ्रीक्वेंसी रहेगी तो उस आवाज को अपन नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा आवाज हो जाएगी तो हम बहरे भी हो सकते हैं। ठीक है बात, तो 88 में जो है आपका बिल्कुल 20 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति जो है, उस आवाज को हम सुन पाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें। आयाम और आवर्ती, किसी भी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जब किसी कंपन का आयाम बढ़ता है, ठीक है, जब किसी का आयाम बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी ध्वनि क्या होगा, ध्वनि क्या होगी, देखिए बात समझिए। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज। जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा भाई, तो एम्पलीट्यूड बढ़ने के बाद डेफिनेटली जो साउंड है वो भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ने के बाद डेफिनेटली साउंड जो है भाई, साउंड भी क्या होगा, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो साउंड भी क्या होगा भाई, साउंड भी डेफिनेटली
जो देखो फ्रीक्वेंसी बढ़े या फिर एम्पलीट्यूड बढ़े, दोनों चीजों को बढ़ने के साथ, एम्पलीट्यूड के साथ भी और फ्रीक्वेंसी के साथ भी जो साउंड है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो जो हाँ लाउडर हो जाएगा। ठीक है, साउंड क्या हो जाएगा, लाउडर हो जाएगा, यानी कि प्रबल हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। आयाम और आवर्ती जो बढ़ने पर, यानी कि किसी का कंपन जो है उसकी ध्वनि बढ़ जाएगी। ठीक है, आयाम बढ़ने पर उसकी ध्वनि जो है प्रबल हो जाएगी, यानी कि साउंड जो है लाउडर हो जाएगी। बात समझ में आएगी। चलो 90 की बात करते हैं। संगीत उपकरण एक तारा और मंजीरा में कंपन भाग होते हैं। बताइए भाई, एक तारा और किसका, मंजीरे की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होते हैं। तो एक तारा जो होता है भैया तार से बजता है एक तारा, तो ये भैया देखो स्वयं नहीं, ऐसा तो नहीं होता, स्वयं उपकरण ही वो वायु स्तंभ, ऐसा तो नहीं होता है। वायु स्तंभ वो देखो, वायु स्तंभ तो एक तारा में होता नहीं है, हाँ तनित डोरी होती है उसके अंदर, एक रस्सी से यानी कि डोरी बंधी होती है एक। ठीक है, वो होती है। और मंजीरा जो है, मंजीरा उसका स्वयं ही खुद उपकरण है भाई, मंजीरा के अंदर और कुछ भी नहीं होता है ना। मंजीरा स्वयं है और यहाँ पर एक तनित डोरी होती है। तनित झिल्ली जो है वो ढोलक और तबले में होती है। ठीक है, तनित झिल्ली किसमें होती है, ढोले और ढोलक और तबले में होती है। वायु स्तंभ की बात करें तो बांसुरी, बांसुरी में ऐसी चीजों में होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो मंजीरा जो होता है वो स्वयं ही बजता है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 90 में बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई 91 की बात कर लें एक बार। 91 सवाल में क्या था भाई, 91वां जो सवाल है उसके अंदर देख लीजिए एक बार। चलो भाई 91 की बात कर लेते हैं एक बार के लिए। किसी शीर्ण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या बढ़ाना होगा। तो अभी इसे सवाल देखा ना भाई, किसी को प्रबल बनाने के लिए क्या, वहां पर आयाम बढ़ रहा था तो ध्वनि प्रबल हो रही थी, तो यहाँ पर उसका क्या आयाम ही बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आई नहीं आया बात। 91 में डी आ जाएगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, उसका आयाम ही तो बढ़ाना पड़ेगा। अभी एम्पलीट्यूड बढ़ाने की बात की थी, क्या बढ़ाने की बात की थी अपन ने, एम्पलीट्यूड। इसके पहले वाले सवाल में किया ना अभी कि जब भी अगर आयाम बढ़ता है तो ध्वनि प्रबल होती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई क्षीण ध्वनि है, यानी कि कोई बारीक साउंड है, तो उसको प्रबल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो उसके आयाम को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आयाम बढ़ेगा तो उसके साथ ध्वनि भी प्रबल हो जाएगी। ठीक है बात। चलो भाई, वे कारक जिन पर किसी ध्वनि की प्रबलता व तारतम्य निर्भर करते हैं। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता किस किस पे, एक तो आयाम पे करती है। इतनी देर से अपन यही तो बात कर रहे हैं कि इतनी देर से यही बात करें कि आयाम पर जो है वो इसकी निर्भर करती है। ठीक है, तो ध्वनि की प्रबलता जो है एक तो आयाम पर निर्भर करती है, उसके अलावा किस पे निर्भर करती है भाई, तो उसके अलावा ध्वनि का आयाम और हाँ ध्वनि की आवृत्ति पर। ठीक है, किस किस पर, प्रबलता तो निर्भर करती है आयाम के ऊपर, और तारत्व, तारत्व यानी कि पिच, पिच का मतलब होता है कि साउंड कितनी बारीक आ रही है, साउंड कितनी बारीक आ रही है। जब मच्छर आता है ना, कितनी बारीक आवाज होती है उसकी, तो वो जो उसकी पिच बहुत ज्यादा होती है। हॉर्न की आवाज, हॉर्न की आवाज अगर बहुत बारीक आ रही है, बहुत तीखी आवाज आती है जो चुभती है कानों में, तो उसका पिच बहुत ज्यादा होता है। तारत्व, तारत्व यानी कि पिच, अगर पिच ज्यादा है तो उस पिच जो डिपेंड करती है वो करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड। किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है पिच, यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के ऊपर तो क्या डिपेंड करती है पिच, और जो प्रबलता है वो ध्वनि के आयाम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 92 में जो है आपका बिल्कुल बी सही उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे, आगे चलते हैं सवाल नंबर 93 की तरफ। चलिए भाई, सवाल है 93वां, देखिए पढ़िए सवाल को, क्या है 93वां सवाल। कौन सा एक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव यानी कि विच ऑफ द एग्जांपल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका कौन सा जो है भाई वो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो, हाँ देखो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड में गैस के बुलबुले जिसका प्रकट होना, तब उन्हें आंशिक रूप से पानी में, आंशिक रूप से पानी जिनमें कुछ मात्रा अम्ल की है में डुबोते हैं तो धारा प्रभावित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई इसमें, है ना। ठीक है, विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रभावित होने पर ऊष्मा व प्रकाश का उत्सर्जन होता है। देखो तो यहां पर विद्युत बल्ब, बल्ब के अंदर भाई कोई केमिकल रिएक्शन तो थोड़ी होती है, बल्ब के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। चुंबकीय सुई का, चुंबक में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, पंखे के ब्लेड का घूर्णन, तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। बात देखो, बात तो ये सही है, बातें सारी सही लिखी हुई है, तो आपको ये नहीं ढूंढना कि कौन सी बात सत्य है इनमें, इन्हें बात ढूंढनी है कि आपको विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के। यहाँ पर अगर सेल की बात करते ना, ये सेल की बात करते तो डेफिनेटली उसके अंदर भी रासायनिक प्रभाव होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन भी तो जरूरी है, तो केमिकल रिएक्शन जो है वो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड में होती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट को जब आप इलेक्ट्रोड बना के उसमें डालते हैं पानी के अंदर, तो उसमें जो है विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 में ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 94 की बात करते हैं। भूकंप अधिकतर किसके कारण आते हैं बताओ भाई, भूकंप जो आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं। तो भूकंप जो है वो प्लेटों की गति की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं भाई, प्लेटों की गति की वजह से ही भूकंप आते हैं। ठीक है, 95 की बात कर लेते हैं।
निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है भाई, और इन कथनों का अध्ययन करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, इनमें से आपको सही कथन भी बताने थे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आजकल ऐसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, है ना। तो ये आपके सही विकल्प नहीं है, विकल्प जो है वो नीचे वाले हैं। सही विकल्प कौन से हैं आपके, जो नीचे दिए गए हैं ये वाले हैं। ठीक है, तो 95 में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से जो है वो सही विकल्प जो है वो कौन सा है। 95 में जो है वो सही विकल्प जो है वो कौन सा है, तो ये आपको बताना है। देखो भाई, तड़ित चालक, ठीक है, भवनों अथवा इमारतों की तड़ित प्रभाव से सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं वो हाँ प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अधिकांश भूकंप जो है अधिक गहराई वो भूमिगत नाभिक के विस्फोट के कारण आते हैं, ऐसा तो नहीं है। तड़ित के समय कमरे और दरवाजे की खिड़कियों को बंद करके कंप्यूटर और टीवी का उपयोग सुरक्षित होता है, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो बिल्कुल गलत बात कर दी इन्होंने। ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश है अथवा नहीं, इसके परीक्षण के लिए किसी विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है भाई, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं क्या ऐसा। ठीक है, तो क्या आना चाहिए इसके अंदर, देखो एक तो बिल्कुल सही बात है पहली वाली। ठीक है, अधिकांश भूकंप जो है ये भूमिगत विस्फोट, ऐसा भी क्या लगता है आपको 95 में क्या आएगा भाई बताइए। ठीक है, चलो तो इस सवाल को देखते हैं अभी। इसमें जो है मुझे लग रहा है कि अधिक गहराई और नाभिकीय विस्फोटों के कारण तो नहीं आते हैं। ठीक है, तो 1 और 4 होना चाहिए इसके अंदर, क्या होना चाहिए 1 और 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मुझे लग रहा है कि इसमें सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। इसको फिर से चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, वैसे इसमें ऑप्शन नंबर डी ही सही होना चाहिए। ठीक है भाई, एक बार चेक करेंगे इसको अभी, है ना, तब तक आगे बढ़ते हैं अपन। इसको चेक करो, है ना, 95 को। ठीक है भाई, चलिए तो ऑप्शन नंबर इसमें मुझे लग रहा है डी है, एक बार आप चेक कर लीजिए। चलिए भाई, तो इसमें बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें पहला और चौथा गलत है। ठीक है, ये तो हमने इसके पहले वाले प्रश्न में देखा ही है कि भूमिगत विस्फोट नाभिक विस्फोट के कारण नहीं आते हैं भूकंप, है ना। भूकंप प्लेटों की गति की वजह से आते हैं, किसकी वजह से आते हैं, प्लेटों की गति की वजह से आते हैं। तो इसमें पहला और चौथा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है अगला 96 नंबर पे। ठीक है, तो 96वां सवाल जो है वो क्या है भाई, यहाँ पर देखिए बहुत सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पर, आप इसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और इनमें से आपको फिर बताना है कि कौन सा इनमें से जो है वो सही है। तो 96 की बात करते हैं। 96 में जो है सी ऑप्शन, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा जो है वो आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी। बात करें 97 की, अभी आप उस उत्तर को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, 97 देखिए, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है भाई, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कैसी मिरर इमेज देता है, तो कॉन्वेक्स मिरर, हाँ दर्पण की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बेटा वो हमेशा छोटी और कैसी सीधी इमेज देता है, कैसी छोटी सीधी और आभासी इमेज देता है। देखो भाई कैसा देता है भाई, यहाँ पर देखो, आभासी, सीधा और वस्तु के आकार छोटा, बिल्कुल सही बात है। आभासी देता है, सीधी देता है और वस्तु के आकार से छोटी हमेशा जो इमेज देता है वो देता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है इसको, तो आपने जो मोटरसाइकिल चलाते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, इसका जो साइड वाला जो दर्पण होता है, साइड व्यू मिरर होता है, वो आपका कौन सा होता है, उत्तली होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो छोटी, सीधी और वस्तु के आकार से छोटी इमेज देता है। 97 में आपने बिल्कुल जो है वो डी ऑप्शन जो है आपने बिल्कुल सही टिक कर दिया होगा 97 में। ठीक है भाई, 97 में जो है आपने बिल्कुल डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई, बात करते हैं 98 की। ठीक है, बात करें 98 सवाल की। ठीक है ना, चलो तो 97 में जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा डी ऑप्शन। चलो भाई, ठीक है, तो 97 में आपने वो भी कहाँ चला। ठीक है, चलो भाई, तो 98 में जो है आपका बिल्कुल सही क्या आया भाई, बिल्कुल सही आ गया आपका 98 में। ठीक है, तो 98 जो है उसमें क्या आ गया, डी, सॉरी 97 में डी ऑप्शन आएगा। चलो भाई, 97 में डी आएगा, है ना। चलो अगले चलते हैं सवाल नंबर 98 की तरफ। चलो सवाल नंबर 98 में क्या है भाई, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 130 है तो आपतित किरण और दर्पण की परावर्तित पृष्ठ के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, तो उनके बीच का कोण आपको दिया हुआ है और आपसे जो पूछा है दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के बीच का अगर कोण पूछा गया है तो 98 जो है इसमें आपका उत्तर हो जाएगा बेटा क्या, 65 डिग्री का कोण बनेगा। कितना निकलेगा कोण, 65 डिग्री का जो है वो कोण निकलने वाला है यहाँ पर, कितना निकलेगा 65 डिग्री। ठीक है भाई, 98 में आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। 98 में क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई। ठीक है, 99 पे चलते हैं। तो 99 में आप टिक कर लो, 140 डिग्री का कोण आएगा इसके अंदर। और बात करते हैं 100 के अंदर, तो 100 जो है वो विशिष्ट रंग अपने को प्रदान करता है। देखो कोई होता है नीली आंखों वाला, कोई होता है भूरी आंखों वाला। तो जो आंखों का रंग होता है ना बेटा, कोई होता है ना, कोई नीली वाला आंखों का होता है, कोई भूरी आंखों का होता है। तो जो आंखों का रंग जो डिसाइड करता है वो आपका इरीज करता है। कौन करता है भाई, इरीज करता है, यानी कि
परितारिका जो है ये आपकी आंखों का रंग डिसाइड करता है। किसी की आंखें भूरी है, किसी की नीली है, तो वो कौन करता है? परितारिका जो है आपका आंखों का जो है वो कलर डिसाइड करेगी, यानी कि आइरिस जो है वो आपके आंखों का रंग जो है वो डिसाइड करती है। तो आप जल्दी से अपने आंसर्स बताइए हमें कि आपने कितने बिल्कुल सही किए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। आपका स्कोर बताइए। बहुत जल्द आपकी हम कट ऑफ जारी करेंगे, तो आपका लगभग जो है वो आंकड़ा इसी तरीके से हम निकालेंगे कि आप हमें कितने जो है कमेंट करते हैं, कितने सवाल आपके, कितने प्रश्नों के सही उत्तर किए हैं आपने। तो आपके जो भी सवाल सही बन रहे हैं आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय में अब जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं कक्षा 8 में, जो तैयारी करना चाहते हैं कक्षा 9 में प्रवेश के लिए, जिन्होंने आज पेपर दिया अब वो तो कक्षा 9 में जाएंगे, लेकिन अभी जो आपके छोटे बहन भाई हैं उनको बताइए निष्कर्ष एजुकेशन पर अब जो है 12 फरवरी से ही बैच शुरू होने जा रहा है। द्रोणाचार्य उस बैच का नाम है, तो आप निष्कर्ष एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप द्रोणाचार्य बैच को ज्वाइन करके आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो तैयारी कर सकते हैं कक्षा 9 में नवोदय विद्यालय में जाने के लिए। और वहीं पर एकलव्य बैच जो है वो कक्षा 5 में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए, तो जल्दी से हमें कमेंट कीजिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।